हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब और फेसबुक पर स्किन केयर और हेयर केयर के हज़ारों वीडियो रोज़ अपलोड किए जाते हैं। इनमें से कई वीडियो क्वालिफाइड डॉक्टर्स और ब्यूटिशियंस के द्वारा बनाए जाते हैं, जो बाय एंड लार्ज आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन कई अनक्वालिफाइड लोग वीडियोस में ऐसी टिप दे देते हैं जो सही नहीं होती है और इनसे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। स्किन में सबसे ज़्यादा वो वीडियो चलते हैं जिसमें लिखा होता है कि रात को लगा लो, सुबह इतने गोरे हो जाओगे कि अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, या चेहरे के दाग धब्बे रातों रात गायब हो जाएंगे और रंग गोरा हो जाएगा। सबसे पहले तो आज तक कोई भी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट या नुस्खा नहीं बना है जो आपके सालों से बन रहे पिगमेंटेशन या नेचुरली सांवले रंग को रातों रात गोरा कर दे। बहुत महंगी लेज़र ट्रीटमेंट भी करवाओगे तो ठीक होने में 3-4 हफ्ते लगेंगे और कम से कम 2 से 3 सेटिंग्स भी लगेंगी। दुख की बात यह है कि ये लोग गोरे होने के लिए इस जादुई दवाई जो बताते हैं वो हैं स्टीरॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स, जैसे बेटनोवेट सी, बेटनोवेट एन, मेलाकेयर आदि। ये सब ऐसे क्रीम्स हैं जो कई स्किन की बीमारियों में फ़ायदा करते हैं, लेकिन ये फेयरनेस क्रीम्स नहीं हैं और इन्हें ज़्यादा दिन यूज़ करने से चेहरे पर रैशेस हो जाते हैं, बाल उगने लगते हैं और स्किन पतली होने लगती है। दूसरा है रात को लगाओ, सुबह सारे पिंपल्स गायब। इसके लिए कोई पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगाने की सलाह देता है तो कोई नींबू और इनो पाउडर को फेस पर रगड़ने के लिए बोलता है। यदि आपको एक पिंपल निकल जाए तो आप उस पर टूथपेस्ट से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन पिंपल्स या एक्ने एक मेडिकल कंडीशन है जो बॉडी में मेल हार्मोन्स के बढ़ने से और फेस की ऑयल ग्लैंड्स में ज़्यादा ऑयल बनने से और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण हो जाती हैं, और टूथपेस्ट, नींबू, इनो आदि लगाने से ये इन्फेक्शन बुरी तरह फैलकर आपके पूरे फेस को खराब कर सकता है। पिंपल्स का ट्रीटमेंट मेडिकेटेड एक्ने क्रीम्स और एंटीबायोटिक से करना ही अच्छा है। तीसरा है फेस की स्किन पर तेल लगाओगे तो फेस पे बाल उग जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके फेस पर कितने और किस तरह के बाल उगेंगे ये आपकी जीन्स और बॉडी में स्टीरॉइड्स और मेल हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करता है। जिन लड़कियों की बॉडी में मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे PCOS में, उनके चेहरे पर ज़्यादा बाल उग जाते हैं। फेस पर गोरे होने के लिए स्टीरॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन युक्त क्रीम लगाने से भी फेस पर बाल उग जाते हैं, लेकिन तेल लगाने से किसी के फेस पर बाल नहीं उगते हैं। 100-125 साल पहले तक तो पूरी दुनिया के लोग नेचुरल तेल जैसे नारियल तेल, जैतून का तेल, चंदन का तेल, बादाम का तेल, इनको ही अपने पूरे फेस और बॉडी पर लगाते थे। इन हजारों सालों में किसी भी महिला के फेस पर बाल नहीं उगे, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्रीम्स और लोशन बनाना शुरू किया तो ये भी फैलाना शुरू किया कि चेहरे और बॉडी पर तेल लगाने से बाल उग जाएंगे। तो हम सब ने बिना सोचे समझे अपनी हजारों साल से चली आ रही परंपरा को छोड़कर खुशबू वाले लोशन, क्रीम यूज़ करना शुरू कर दिया। चौथा है फेस के बाल काटोगे तो दाढ़ी उग जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। ट्रिमर, क्लिपर या कैंची आपके बालों को सिर्फ ऊपर से काटती है और उससे बाल ना तो मोटे होते हैं ना ही उनकी संख्या बढ़ती है, सिर्फ चेहरा साफ दिखने लगता है। बाल मोटे तब होते हैं जब आप उन्हें वैक्सिंग या थ्रेडिंग करके जड़ से उखाड़ देते हो। ऐसा करने से पतले बाल भी मोटे हो जाते हैं और चेहरा बालों से भर जाता है। पांचवा, कई वीडियोस में लिखा होता है कि एक बार ये इलाज कर लो तो फिर कभी भी दाद, खाज और खुजली नहीं होगी। ये सच नहीं है। दाद एक फंगल इन्फेक्शन है। खुजली की बीमारी स्किन में एक छोटे से कीड़े, जिसे हम स्केबीज माइट कहते हैं, उसके लगने से हो जाती है। यदि हम एक बार इसका इलाज करने के बाद फिर दोबारा ठीक से साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ये बीमारियां फिर से हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी दवाई या नुस्खे का असर पूरी लाइफ नहीं रहता है। छठवां है फेस की एक्सरसाइज करोगे तो फेस की स्किन ढीली हो जाएगी। जो लोग बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं
क्या उनकी स्किन कभी ढीली होती है? इनफैक्ट जब मसल्स एक्सरसाइज करने से स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़े होते हैं तो उनके ऊपर की स्किन और टाइट हो जाती है। फेस के मसल्स का एक छोर फेस की बोन से अटैच रहता है और दूसरा छोर स्किन से अटैच रहता है। इसलिए जब आप फेस की एक्सरसाइज करते हो तब आपके फेस के मसल्स टाइट होते हैं और साथ साथ फेस की स्किन भी टाइट होती है। रिंकल्स और फाइन लाइंस ख़त्म हो जाती हैं और फेस यंग दिखता है। फेस में खून का बहाव बढ़ता है जिससे हानिकारक केमिकल्स या फ्री रेडिकल्स साफ होते हैं और फेस पर दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। सातवां है रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड क्रीम्स और जेल्स सिर्फ मिडिल एज लोगों को यूज़ करना चाहिए। ये गलत है। एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम ज़्यादा करके जवान लोगों को होती है और हर तरह के एक्ने ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाई रेटिनॉल्स और रेटिनोइक एसिड ही है। ये ही नहीं, जवान लोगों को भी अपने फेस की स्किन को साफ और ग्लोइंग रखने के लिए रेटिनॉल युक्त क्रीम्स और जेल्स का उपयोग डेली करना चाहिए। आठवां है एंटी एजिंग क्रीम को यंग पीपल यानी 15 से 35 साल तक के लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एंटी एजिंग क्रीम्स में रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी और आर्ब्यूटिन होते हैं जिन्हें यंग और ओल्ड सब लोग सेफली यूज़ कर सकते हैं। 9वां है जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइज़र का यूज़ स्किन से पानी को बाहर निकालने से रोकना और उसे सूखने से बचाना होता है। स्किन का ऑयल आपकी स्किन को सूखने से नहीं बचा सकता, इसलिए ऑयली स्किन वालों को अपनी स्किन को सूखने और झुर्रियों से बचने के लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र रोज़ लगाना चाहिए। 10वां एज स्पॉट्स या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सिर्फ 40-50 साल के लोगों को होती है। ये ठीक नहीं है। पिगमेंटेशन जवान लोगों को भी धूप में ज़्यादा रहने से या गलत तरह के क्रीम या स्किन केयर प्रोडक्ट और खुशबूदार लोशंस यूज़ करने से हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए हर उम्र के लोग विटामिन सी, आर्ब्यूटिन और रेटिनॉल युक्त क्रीम यूज़ कर सकते हैं। यदि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा या बहुत पुराना है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। 11वां जितना ज़्यादा SPF होगा सनस्क्रीन उतना ही प्रोटेक्शन देगा। ये सच नहीं है। 40 SPF का सनस्क्रीन आपको 98% तक सन प्रोटेक्शन देता है। इससे ज़्यादा SPF के सनस्क्रीन की कीमत तो बढ़ती जाती है लेकिन प्रोटेक्शन कम बढ़ता है। सन प्रोटेक्शन की अधिक ज़रूरत गोरे लोगों को होती है क्योंकि उनकी स्किन तेज धूप से जल्दी जल जाती है। हम लोगों की स्किन का कलर ब्राउन है, हमारी स्किन धूप से जल्दी नहीं जलती है, इसलिए एशियन लोगों के लिए 15 से 30 तक SPF का सनस्क्रीन अच्छा काम करता है। 12वां मेन और विमेन को अलग अलग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। अब पुरुषों की स्किन महिलाओं की स्किन से मोटी होती है और उसमें कोलेजन टिश्यू भी ज़्यादा होता है, इसलिए उस पर स्ट्रॉन्ग क्रीम, लोशन, आफ्टर शेव आदि लगाए जा सकते हैं। ये चीज़ें महिलाओं की स्किन को हानि पहुंचा सकती हैं, इसलिए जो क्रीम, लोशन, आफ्टर शेव आदि पुरुषों के लिए बनते हैं वो महिलाओं और लड़कियों को नहीं लगाने चाहिए। लेकिन बाज़ार में बिकने वाले अच्छी कंपनियों के क्रीम, शैम्पू, लोशन आदि जो नॉर्मल स्किन के लिए बने होते हैं उन्हें पुरुष और महिलाएं दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सोच है कि जितना महंगा या इम्पोर्टेड क्रीम, लोशन, फाउंडेशन, मेकअप आदि होगा वो उतना ही ज़्यादा असरदार होगा। ये सच नहीं है। अक्सर कंपनियों के क्रीम, लोशन, मेकअप आदि में फ़र्क बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग और पैकेजिंग का होता है जिसमें उनका बड़ा खर्चा होता है। वो सारी कीमत वो ग्राहक से वसूल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो काजल आपको लैक्मे, हिमालय या पतंजलि 100 रुपये का बेच रहे हैं वो विदेशी कंपनी आपको 300, 800, 1000 रुपये तक बेचती हैं, लेकिन हम फिर भी 100 रुपये वाले काजल को छोड़कर 1000 रुपये वाला काजल खरीदते हैं, ये सोचकर कि 1000 रुपये का है तो इसमें कोई ना कोई तो अच्छा नुस्खा होगा
जो 100 रुपये वाले काजल में नहीं होगा। जी नहीं, उसमें भी वही कार्बन पाउडर और ऑयल्स हैं जो आपके हिमालय, पतंजलि या घर के बने काजल में हैं। कीमत का फ़र्क इसलिए है क्योंकि बाहर लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कॉस्ट, टैक्सेस भरना पड़ता है, जो सब ग्राहक से लिया जाता है। वहीं देशी कंपनियों के लिए लेबर भी सस्ता है और टैक्सेस भी कम है, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के होने पर भी बहुत महंगे नहीं होते। ऑल द सेम, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी स्किन या हेयर केयर प्रोडक्ट या दवाई हर किसी को सूट नहीं करती है, इसलिए स्किन और बालों में लगाने वाले हर प्रोडक्ट को स्किन टेस्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। स्किन टेस्ट कैसे करना, ये आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा सूट करे, फिर वो प्रोडक्ट चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसको ही यूज़ करना चाहिए। आशा है इस वीडियो से आपको क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, इसको अलग अलग करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।